नमस्कार दोस्तों आज जो कहानी मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ ये कहानी है श्रीमती यति शर्मा की। उन्होंने इसे एक उपन्यास के रूप में लिखा है। बहुत खूबसूरत कहानी है और मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इनको एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में अपने चैनल पे प्रसारित करूँ। थैंक यू यति जी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस कहानी को वो भाव वो फील दे पाऊँ जो आपने उसको लिख कर दिया है, और कहीं मुझसे कहीं छोटी सी भी कोई गलती हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों पहले मैं यति जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में काम करती हैं और हम दोनों ने एक साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में 6 साल काम किया है। और वहीं से जिस तरह से रोज़ ये एक कोटेशन लिख दिया करती थी ऑफिस के एंट्री में, मुझे प्रभावित करती गई। ये बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेके और बहुत ही अच्छी बातें करती हैं जो दिल को बहुत सुकून देती है। ऐसी ही इनकी ये उपन्यास है दोस्तों, और जिसका नाम है निशा। कहानी पंजाब के एक गांव से शुरू होती है जहां रुचि, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो दोस्तों अपने बाऊजी, अपने दादाजी और अपने भाई के साथ रहती है। पिताजी का बहुत बड़ा ईंटों का भट्टा है और अच्छा खासा धन धान्य है उनके पास। दोस्तों कहा जाता है कि उस वक्त जो भी बच्चा पंजाब में, जो भी बच्चा या जो भी इंडिविजुअल मैथ्स में बहुत अच्छा होता था, यानी कि जिसकी गणित बहुत अच्छी होती थी, उसको फर्दर आगे के लिए कभी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। उसको मेट्रोज में, बड़े बड़े शहरों में बहुत आराम से एडमिशन मिल जाया करते थे। और अब वही समय आ गया था रुचि के लिए। रुचि गणित में बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से मैथ्स कर लेती थी। और बाऊजी जो कि एक माँ और बाप की तरह उसको पूरा समय देते थे, उसके संस्कारों से प्रभावित रहते थे, वो ये डिसाइड करते हैं कि अब मेरी बेटी की हायर स्टडीज़ का समय आ गया है और अब हमको प्रैक्टिकली यहाँ से चले जाना चाहिए और रुचि के भविष्य के लिए हमें इसको एक अच्छे स्कूल में दाखिला देना चाहिए। दोस्तों सब दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में ही जहाँ इनके चाचा चाची रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में, उसी का ऊपर वाला फ्लोर जो खाली होता है वो रुचि के पापा खरीद लेते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। दोस्तों इस बीच में आपको ये बताना चाहूँगी कि रुचि के चाचा चाची का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके का है कि वो कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। उनकी जो नज़र है वो हर वक्त इनके धन दौलत में लगी रहती है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इस बात को दोस्तों रुचि बहुत अच्छी तरीके से समझती है। लेकिन पिताजी का जो एक अंधविश्वास होता है अपने भाई के ऊपर, जो एक प्रेम होता है, वो उनको कभी तोड़ना नहीं चाहती और कभी भी अपने चाचा चाची के लिए कोई भी बुरी बात उनके आगे नहीं बोलती। दोस्तों रुचि स्कूल में पढ़ती है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्कूलिंग फिनिश करती है और अब समय आता है उसके कॉलेज जाने का। पिताजी ने वैसे तो उसे पूरा प्यार दिया, पूरा सहारा दिया दोस्तों, लेकिन अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं माँ की कमी खलती है। पैसा उनके पास है, पैसे की कमी नहीं है, इसलिए वो रुचि से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा अब तुम अपने दोस्तों की हेल्प से अपने कॉलेज को ढूंढ लो और जहाँ भी तुम्हारा एडमिशन होगा मैं वहाँ तुम्हारा एडमिशन करा दूँगी। रुचि अपने दोस्तों की मदद से कॉलेज ढूंढ लेती है दोस्तों, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के बाद बहुत अच्छी तरीके से वो ग्रेजुएट भी हो जाती है। लेकिन इस बीच दोस्तों चाचा चाची की चालाकियाँ, उनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं पूरी फुल फॉर्म में होती है। जब रुचि दोस्तों धीरे धीरे, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पापा का बिजनेस थोड़ा सा लोअर होने लगता है, उसमें घाटा आने लगता है और चाचा चाची वहाँ भी अपनी हद को पार कर जाते हैं। वो लोगों के साथ मिलके इनके बिजनेस को डुबाने में पूरी मदद करते हैं और इनके कई सारे शेयर्स धोखेबाजी से खुद खरीद लेते हैं। उनका बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है दोस्तों, और एक दिन ऐसा भी होता है कि रुचि के पापा को हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। रुचि कुछ दिन दुख में रहती है, सब कुछ समझती है, अपने चाचा चाची के बिहेवियर को भी समझती है दोस्तों, लेकिन वही हाल दादाजी का होता है कि दादाजी भी बहुत प्रेमी स्वभाव के होते हैं और अपने बेटे पे शक नहीं कर पाते।
रुचि एक कोचिंग सेंटर खोलती है दोस्तों। पहले वो थोड़े बच्चों से शुरुआत करती है, फिर जब वो धीरे धीरे उसके आस पड़ोस के गली के बच्चे, उनके पेरेंट्स ये महसूस करने लगते हैं कि रुचि में इतनी काबिलियत है कि वो किसी भी बच्चे को बहुत अच्छे फॉर्म में मोल्ड कर देती है, बहुत अच्छा उसे बना देती है कि उसमें बहुत चेंजेस आने लगते हैं। तो इसका कोचिंग सेंटर बहुत फलने फूलने लगता है। और यहाँ भी कहीं ना कहीं क्योंकि चाचा चाची की नज़र इनके धन दौलत में है, इनके मकान में है, तो उनसे ये रुचि की प्रसिद्धि बर्दाश्त नहीं होती और वो लोगों को, उनके पेरेंट्स को भड़का कर इसका ये बिजनेस भी ख़त्म कर देते हैं। और दोस्तों फिर धीरे से इनके दादाजी को अपने पक्ष में लेके उनसे निवेदन करते हैं कि अब रुचि बड़ी हो गई है और उसकी शादी हो जानी चाहिए। दादाजी असहाय हैं, बूढ़े हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये काम वो कैसे करेंगे, तो इसका जिम्मा चाचा चाची खुद ले लेते हैं दोस्तों। और शायद वो ऐसा समय रहा होगा जब रुचि को ये भी नहीं दिखाया जाता कि उसकी शादी किससे हो रही है, और एक दिन वो शादी करके पंजाब ही वापस चली जाती है। दोस्तों अब उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू शुरू होता है, दूसरा पड़ाव शुरू होता है। रुचि शयन कक्ष में है और अपने पति का इंतजार कर रही है दोस्तों, और ऐसे में उसके रूम में एंट्री होती है नीलांजन की, जो उसका पति है। वो रूम में आता है दोस्तों, और आते ही उससे बहुत रूडली बात करता है और उसे बताता है कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ कि मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है। मेरे 2 बड़े बच्चे हैं, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और कुछ ही दिनों में नौकरी करने लगेगा, और मेरी बेटी 18 साल की है। मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं तुम्हें एज पत्नी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगा और वो हक भी तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा, और उस कमरे से चला जाता है। दोस्तों एक पल में जैसे रुचि की सारी दुनिया खत्म हो जाती है। वो कहते ना एक शॉक लगना, उसे इतना गहरा शॉक लगता है कि पूरी रात उसकी रोते रोते निकल जाती है दोस्तों। जब दूसरे दिन उसकी आँख खुलती है तो वो दोपहर हो चुकी होती है और उसे ये फील होता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। वो कुछ नहीं जानती उस घर के बारे में दोस्तों। ढूंढते डांटते जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ती है और कुछ खाने का ढूंढने लगती है, तो एक बहुत ही रूड वॉइस एक लड़की की आती है, जिसमें वो चिल्ला कर कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस किचन में आने की। जी हाँ दोस्तों, वो इनकी सौतेली बेटी होती है जो कि 18 साल की है, और कहीं ना कहीं वो भी अपनी माँ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो उसे किचन से बाहर निकाल देती है। रुचि दोस्तों बहस नहीं करती, कभी उसने ना ही पहले ऐसे कभी किया है। वो चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। 1-2 घंटा और बिताने के बाद अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो चोरी छुपे किचन की तरफ आती है और कुछ खाने को ढूंढने लगती है। सूखे पड़े हुए 3-4 ब्रेड के पीस उसे मिलते हैं दोस्तों, और उन्हीं को पानी के साथ किसी तरीके से घुटक कर वो वहाँ से चली जाती है। और इस बीच उनका बेटा भी उस किचन में आता है और रिक्वेस्ट करता है कि देखिए आप दोबारा इस किचन में एंटर मत करना, आपके खाने पीने का सामान आपके कमरे तक पहुंच जाएगा, कभी भी इस घर को अपनाने की कोशिश मत करना। रुचि की सारी दुनिया उलट पलट हो जाती है दोस्तों। क्या उसने ख्वाब देखे होते हैं और अब उसके आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। खिड़की पर खड़ी आंखों में आंसू लिए हुए दोस्तों वो पंछियों को उड़ते हुए देखती है और फील करती है कि काश इन्हीं की तरह मैं भी उड़ के अपने घर वापस जा सकती, अपना दुख अपने परिवार के आगे रो सकती। लेकिन नहीं दोस्तों, वो संस्कार, वो कल्चर जो उसमें भरा होता है, उसके रहते वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहती। धीरे धीरे दोस्तों नीलांजन जो उसके हस्बैंड है, उसका अत्याचार उस पर और बढ़ने लगता है। वो ड्रिंक करने लगता है और छोटी छोटी बातों पर इस पे हाथ उठाने लगता है। ऐसे में ही दोस्तों एक दिन रुचि के जेठ जेठानी उस घर में आते हैं और आकर बताते हैं कि देखो हमने इसलिए इनकी शादी की क्योंकि उनके बच्चों को देखभाल की ज़रूरत थी और ये भी बहुत अकेला था, तो इसलिए कोशिश करना अच्छे से रहना और इस घर को संभालना। उनके आगे रुचि का हस्बैंड कुछ नहीं कहता है दोस्तों, और चुपचाप जैसा जैसा वो कहते जाते हैं वो करते जाता है। लेकिन उनके वापस जाते ही वो फिर अपने फॉर्म में आ जाता है और ड्रिंक करके आके बिल्कुल नहीं हिचकता रुचि के ऊपर हाथ उठाने में। रुचि पे चिल्लाना, रुचि पे हाथ उठाना, ये रोज़मर्रा की बातें हो जाती है दोस्तों। उस घर में जहाँ 4 कमरे होते हैं, हर कमरा एक एक के नाम कर दिया जाता है। एक बेटा, एक बेटी, एक उसके हस्बैंड और एक उसका कमरा, और उसे उसके कपड़े तक रखने के लिए कोई अलमारी नहीं दी जाती।
पिताजी की गलत व्यवहार को देखकर बेटे में भी बहुत हिम्मत आती है दोस्तों, और वो भी एक दिन आकर एक कपड़ों की पेटी अपनी माँ के ऊपर फेंकता है और कहता है कि कभी भी इस घर को अपना समझने की कोशिश मत करना। उसकी फेंकी हुई पेटी से रुचि को बहुत तेज चोट लगती है दोस्तों, वो तिलमिला जाती है, परेशान हो जाती है, बहुत रोती है, लेकिन समझ नहीं पाती। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं दोस्तों, और अब रुचि ये कहती है कि कोई बात नहीं, शायद यही मेरी किस्मत थी, और धीरे धीरे इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते कि उसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी के तौर पे रखा गया है, जो कि घर की देखभाल करे, घर की सफाई करे और खाना पीना बनाए। वो इसमें भी एडजस्ट करती है दोस्तों, और कहीं कोई लिमिट नहीं खत्म होती। धीरे धीरे उसकी बेटी की शादी हो जाती है और बेटा इंजीनियर बनके घर से चला जाता है। लेकिन यहाँ उसके पति का अत्याचार, पीना, सब कुछ निरंतर बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि रुचि प्रेग्नेंट भी हो जाती है, और प्रेगनेंसी के लिए पहले ही वो धमकी दे चुका होता है कि अगर कभी गलती से ऐसा हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं दूंगा। और यही होता है दोस्तों, उसके बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं दिया जाता। एक पराकाष्ठा हो जाती है किसी के साथ भी गलत काम होने की, पर पता नहीं दोस्तों कैसे वो हर चीज को सहन करती जा रही है। एक रात वो बहुत ज्यादा पीकर आता है दोस्तों, और उस पर बहुत बुरी तरह से हाथ उठाकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। वो एक सर्दियों की रात होती है, कड़कती हुई सर्द में रुचि रोते रोते चारों तरफ लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, उनके दरवाजे खटखटाती है, लेकिन क्योंकि रात के 2 बज रहे होते हैं, कोई भी डर के मारे अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। ऐसे में रुचि रोड की ही साइड में पड़ी रहती है और देखती है कि एक कुत्ता जो है दोस्तों, वो एक रोटी खा रहा है। वो रोटी खा रहा है और उसे शायद कहीं ना कहीं फियर है कि रुचि उसकी रोटी पे नजर रखती है, तो वो रुचि पे अटैक करता है। जब तक वो रुचि पे अटैक करता है, वो देखती है दोस्तों कि एक दूसरा कुत्ता आकर उसकी रोटी को झपट लेता है। जब ऐसा होता है तो वो डॉग जिसने की रुचि पे अटैक किया है, उसका ध्यान अपनी रोटी की तरफ जाता है, और अपनी रोटी को लेने के लिए वो रुचि को छोड़ वापस उस कुत्ते के साथ लड़ाई करता है, और दोनों में खूब फाइट होती है, और फाइनली लड़कर, हिम्मत दिखाकर वो अपनी रोटी को छीन के, यानी कि अपने हक को लेके वापस चला जाता है शांति के साथ। कहते हैं ना दोस्तों, जागने का कोई एक टाइम फिक्स होता है, और ये छोटी सी घटना थी तो बड़ी दर्दनाक, लेकिन रुचि को एक बहुत बड़ी हिम्मत दे जाती है दोस्तों। वो इससे डरने की बजाय इससे प्रेरणा लेती है, और सीधे उठ के अपने आंसू पोंछकर, अपने पेनफुल, जो उसकी बॉडी में पूरा पेन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ना तो उसने ढंग से कोई स्वेटर पहना है, ना गर्म कपड़े पहने, और इतनी मार खाई है कि वो दर्द से एक एक कदम चल नहीं पा रही। वो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाती है दोस्तों, और वहाँ कमिश्नर को बुलावा भेजती है। सुबह कमिश्नर आते हैं और वो अपनी सारी आप बीती, शादी से लेके अभी तक की, उन्हें सुना डालती है। उनसे थोड़े बहुत पैसे भी मांगती है और कहती है कि मैं बिल्कुल इस वक्त बेसहाय हूँ। कमिश्नर उसकी बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों, और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरी टीम लेकर उसके घर जाते हैं। पुलिस कमिश्नर और उसकी टीम को देख के उसके हस्बैंड की हवाइयाँ उड़ जाती है दोस्तों, वो बहुत डर जाते हैं, और पुलिस कमिश्नर जो होते हैं उसको अच्छी खासी धमकी देके जाते हैं कि ये मेरी बेटी है, और आज के बाद मैंने कुछ भी सुना तो ठीक नहीं होगा, और मेरी नज़र इस घर पे अब हमेशा रहेगी। दोस्तों बस इतनी सी बात होती है और रुचि की हिम्मत दुगना हो जाती है। वो हिम्मत करके अपना ये प्रस्ताव रखती है कि वो कोचिंग सेंटर वापस खोलना चाहती है। ऐसी स्थिति में भी वो इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती है दोस्तों। पुलिस कमिश्नर ही उसकी हेल्प करता है और 12 बच्चियां उसी जगह की उसको लाके देता है, जिनको वो पढ़ाना शुरू करती है। धीरे धीरे, क्योंकि उसमें काबिलियत तो होती है दोस्तों, उसका कोचिंग सेंटर बहुत फेमस हो जाता है और उसकी ख्याति चारों तरफ हो जाती है। साथ साथ वो एक वुमेन्स हेल्पलाइन सेंटर भी खोलती है पुलिस के साथ मिलकर दोस्तों, और इस तरीके से वो अपने ही जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। उसकी ख्याति, उसका नाम जगह जगह लोगों के मुंह पे रहता है, क्योंकि लोग उसकी कहानी को भी शायद जानते हैं। तो दोस्तों ये देखकर जब एक दिन थकी हारी वो अपने सेंटर से घर वापस आती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो ये देखती है कि उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं उसी के बेटा और बेटी। वो दरवाज़ा खोलते हैं, उस पर फूलों की वर्षा करते हैं और उसके पाँव में गिर के उससे माफ़ी मांगते हैं।
वो बिल्कुल उनके पास शब्द नहीं होते हैं कहने के लिए, और रुचि जिसका बिहेवियर मैं शुरू से आपको बता रही हूँ, उसकी आदत है दोस्तों, वो उन दोनों को प्यार से गले लगा लेती है। इसके बाद सब कुछ अच्छा होने लगता है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं रुचि के दिमाग में उसकी कहानी अभी भी बिल्कुल फ्रेश होती है दोस्तों, कि इस जगह पहुंचने तक के लिए उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना कुछ सहना पड़ा। दोस्तों इस ऑथर के, इस कहानी की जो ऑथर है यति जी, उनका यही सोचना है कि अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी औरतों के साथ ये सब हो रहा है। कई औरतें तो हिम्मत करके पहले ही अटैक में अपना अपना बदला तो नहीं कहूँगी, लेकिन अपने आप को बचा लेती है, वो सहन नहीं करती है दोस्तों। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी एक अच्छी खासी जनसंख्या है औरतों की जो इस दुख को बिल्कुल चुपचाप अंदर ही अंदर सहन करती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी बहुत खुली तरीके से उनका वेलकम नहीं करते, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो हम कहाँ जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम सहन कर लें। नहीं दोस्तों, अपने बच्चों का साथ दीजिए, उन्हें इस तरह से, अगर वो एक भी आपको इशारा देते हैं कि उन्हें ससुराल में कोई कष्ट हो रहा है, तो उनके साथ रहिए, उनको साथ दीजिए, उनको अपने से ऐसे मत अलग कर दीजिए कि बस शादी हो गई है और हमारा काम खत्म। आशा करती हूँ आप तक मेरा मैसेज, मेरी ऑथर का मैसेज पहुँच पाया होगा दोस्तों, और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।